तो क्या फिर अगर इस बात को इस बात से जोड़ा जाए कि बुशरा बीबी की रिहाई में भी कुछ किरदार है, कुछ इस तरह की बात है, तो इस पे भी कुछ सच्चाई हो सकती है? जाती तौर पे मेरा ख्याल है, दोबारा जितना मैंने आपको कहा कि मेरी इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जाती तौर पे मेरा ये ख्याल है कि ये डील से ज़्यादा स्कीम है कि शायद इस तरह से जो फैमिली में डिफरेंसेस हैं वो बढ़ सके और पार्टी जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो। और जो इस वक्त हुकूमत की ख्वाहिश है कि तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ जड़ें नज़र आने चाहिए, ग्रुप्स नज़र आने चाहिए, तो शायद उनका ये ख्याल है कि इस तरह से ये एक तकसीम नज़र आएगी। लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल में ये मुश्किल है, क्योंकि बहरहाल हतमी फैसला जो इमरान खान करेंगे सब लोग उसके मुताबिक चलेंगे, इसलिए तस्लीम होगी नहीं। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया कि मेरी नज़र में तहरीक इंसाफ की उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंस इमरान खान की। लेकिन चोई साहब, लाहौरी ग्रुप, केपी ग्रुप, फिर जो है बुशरा बीबी का ग्रुप, और फिर उसी तरह से अलीमा खान साहबा का ग्रुप, ये चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो करती हैं। लेकिन ये ग्रुप तो होते हैं ना, जैसे नून लीग में मरियम नवाज का ग्रुप है, हमजा शहबाज साहब का ग्रुप है, फिर शहबाज शरीफ साहब का अपना ग्रुप है, नवाज शरीफ साहब के साथ एक ग्रुप इरफान सदीकी वगैरह क्लेम करते हैं कि हमारा उनसे डायरेक्ट ताल्लुक है। इसी तरह पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जो है उनका एक अलहदा ग्रुप है, जरदारी साहब का जो है वो अलहदा ग्रुप है, आसफा भुट्टो भी अब थोड़ी सारी जो है वो सामने नजर आना शुरू हुई है। और फरियाल तालपुर का तो जाहिर है आप बहुत बड़ा ग्रुप है। फिर आप अगर आप सिंध की पॉलिटिक्स देखें तो नासिर शाह साहब, शर्जील मेमन, मुराद अली शाह, ये अपने अपने ग्रुप्स, दोस्तियां, ताल्लुक होते हैं। लेकिन सवाल तो यही है ना कि हतमी फैसले को डिफाई करने की पोजीशन में है, आंसर इज नो। तो लिहाजा ये ग्रुपिंग जो है ये ऐसे सोच ही है कि होनी चाहिए। फाज़ साहब, ये फरमाइएगा कि बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जो ज़मानत है उसको अब दोबारा अदालत में चैलेंज कर दिया गया है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये ज़मानत मनसूख हो सकती है? नहीं, है तो बड़ा मुश्किल है, जमानत नहीं मनसूख हो सकेगी। उसकी वजह यह है कि जो ये जो मामला है केस का, एक तो ये कानूनी तौर पे मुकदमा बहुत कमजोर है, दूसरा ये है कि कैंसिलेशन ऑफ बेल जो है उसकी सिर्फ एक ग्राउंड होती है कि क्या उन्होंने जमानत की जो शर्त है उसकी कोई खिलाफ वर्जी की है, यानी वो मफरूर हो गई हैं, या उन्होंने उनका जो जमानती है वो जमानत देने से मुकर गया है या कुछ हो गया। इसके अलावा जमानत सुप्रीम कोर्ट से तो कभी भी मंसूख नहीं है। तो आई थिंक ऐसी एक फ्यूटाइल एफर्ट है, उसकी कोई खतरे वाली बात। अच्छा, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से दरख्वास्त जमा करवा दी है उसकी मनसूखी के लिए, उसको कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। क्या आप समझते हैं कि वाकई मेरिट पे ये आईनी तरमीम कलअदम हो सकती है? बड़ा मुश्किल है मेरी नज़र में। पहले तो ये रवायत डालना कि आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर दे, ये एक अच्छी रवायत नहीं होगी, क्योंकि बहरहाल मेरी नज़र में अल्टीमेटली आपने पार्लियामेंट को जो है उसका एक सुप्रीमेसी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। मसला यहाँ पे ये है कि पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है और केपी की जो सेनेट है वो भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है तो फिर एक मसला आएगा। दूसरा, जाहिर है कि जिस तरीके से आपने लोगों को अगवा किया, ज़बरदस्ती वोट दिलवाए गए, वो एक मामला है कि जिसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट तहकीकात कर सकती है। और जाहिर है एक इसकी मॉरल है चीज़ें, ये जो है कि पार्लियामेंट जो है वो फॉर्म 47 की है, इसको ये हक नहीं है। लेकिन कानूनी एतबार से अगर आप देखें स्ट्रिक्टली, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको बुनियादी ढांचा जो है ये इसके ऊपर बड़ी बहस है। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचे की फिलॉसफी जो है वो डेवलप की थी। पर्सनली मैं बहरहाल इसके हक में नहीं हूँ, क्योंकि आप जजेस को भी इतनी पावर ना दे दें कि वो ऊपर नीचे चीज़ें कर दें। बट अल्टीमेटली आई थिंक आज़ादी सुप्रीम कोर्ट की तो बिल्कुल इस वक्त एक मजाक बन गई है। और जुडिशरी को मेरे ख्याल में जो मुझे लगता है
आर्टिकल ये जो 26 अमेंडमेंट है, इसकी इंटरप्रिटेशन ही सुप्रीम कोर्ट इस तरह से करेगी कि आप देखेंगे कि जो हुकूमत इसके लेना चाहती है, जो फ़ायदे वो हुकूमत ले नहीं सकेगी। तो इसको बगैर इस अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन किए, इसको प्रैक्टिकली सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देगी, जो मेरा अंदाज़ा है। यानी जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा था कि हमने काले नाक के दांत जो हैं जहर वाले वो निकाल दिए, बाकी जो थोड़ा बहुत जहर रह गया आपके ख्याल में वो इसको सुप्रीम कोर्ट उसका निकाल देगी? वो सुप्रीम कोर्ट निकाल देगी। इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो यही है ना कि जी जो बेंचेस बनाने का अख्तियार है वो ले लिया है इसमें हुकूमत ने, क्योंकि जो जुडिशल कमीशन है उसमें हुकूमत की अक्सरियत है। तो अब ये जो बेंचेस बनाने का जो इख्तियार है, इस हद तक अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आर्टिकल 175 और ये कानून आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ दो आइन की जो दो प्रोविजंस हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ पैरेलल एक दूसरे के डिनाइल में है, तो फिर उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, क्योंकि आर्टिकल 2A सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी का मामला देता है, आर्टिकल 175 जो है वो प्रोसीजर का मामला देता है। तो इस्लामिक लॉ जो है उसको आपको मालूम है जहाद से लेके अब तक कि इस्लाम के अंदर जो पोजीशन है जुडिशरी की, उसको सुप्रीम कोर्ट हमेशा इस्तेमाल करती है और वो अपने इख्तियार को कभी भी एग्जेक्टिव के मातहत उस तरह से नहीं होने देते। तो मुझे ये लगता है कि आर्टिकल 2A की इंटरप्रिटेशन में वो ये कहेंगे कि आइन के दो आर्टिकल जो है वो एक दूसरे से अगर मुतसादम है तो फिर हम इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इसके ऊपर वो आगे जाएंगे। चौधरी साहब यहाँ पे दो चीज़ें ज़रा जल्दी जल्दी बता दें। एक तो ये कि ये जो जुडिशल कौंसिल है इसका इजलास बुला लिया गया 5 नवंबर को और आइनी बेंच तश्कील दे दिए जाएंगे, तो क्या आप समझते हैं कि वाकई इससे कोई बेहतरी आएगी? और दूसरा ये कि ये जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 27वीं जो आइनी तरमीम लाई जा रही है उसमें काले नाग की वापसी हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल 27वीं आइनी तरमीम हुकूमत ला भी रही है या ये ला भी सकती है, क्योंकि पहली 26वीं आइनी तरमीम जैसी निस्बतन कम उसके उनको इतना एफर्ट करनी पड़ी है, तो 27वीं तरमीम के लिए तो बिल्कुल ही उन्हें बहुत आगे जाना पड़ेगा, जो इस वक्त मेरा नहीं ख्याल हुकूमत अब इस पोजीशन में है कि वो आगे जा सके। और अभी तो हमने देखना है कि क्योंकि देखिए ना 3-4 चीज़ें जो चीफ जस्टिस साहब ने या अफरीदी ने की हैं आके, जिनमें सबसे सिग्निफिकेंट उनकी मीटिंग है उन 6 जजेस के साथ हाई कोर्ट के, जिनको धमकियां दी गई और जिनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, और उसके बाद उन्होंने जो पैगाम दिया है वो बड़ा सख्त है।